नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आज बात शिक्षा और संस्कार दोनों की करेंगे। प्रदेश के स्कूलों में अगले सत्र से गीता के श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसकी जानकारी दी है। उनका कहना है कि गीता के श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इससे बच्चों को गीता से जोड़ा जाएगा और उनका मनोबल और उत्साह भी बढ़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्म करने की बात कही है, उससे एक प्रेरणा लोगों को जरूर मिलेगी, उससे समाज को भी लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। गीता जीवन को बेहतर तरीके से जीने और शंकाओं से उभारने का एक रास्ता भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे स्कूलों में उस हिसाब से पर्याप्त स्टाफ मौजूद है जिसके बल पर कोई भी नया पाठ्यक्रम शामिल किया जा सके। प्रदेश के स्कूलों में इस वक्त अध्यापकों के कई हजार पद खाली पड़े हुए हैं, जिनमें संस्कृत अध्यापकों की कमी भी एक मसला है। संस्कृत अध्यापकों की हालत भी कुछ अलग नहीं है। 2015 से 626 पीजीटी संस्कृत अध्यापकों की भर्ती लटकी हुई है। फिर इन भर्तियों को कैंसिल कर दिया गया और दोबारा 534 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई। 14 नवंबर को इसके लिए टेस्ट था, लेकिन उसे भी टाल दिया गया। इसके अलावा प्रदेश में जेबीटी से टीजीटी संस्कृत अध्यापक के प्रमोशन के लिए लिस्ट मांगी गई थी, लेकिन सालों बीत जाने के बावजूद अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यही है कि नया पाठ्यक्रम भी क्या उसी तरह पढ़ाया जाएगा जैसे प्रदेश के कई स्कूलों में गणित वाले अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया के मुताबिक नो टीचर नो क्लास में देश के राज्यों के शिक्षा से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 61% स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक महिलाएं हैं, वहीं 11% स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों के पद ही खाली पड़े हुए हैं, मतलब तमाम पद। यानी स्कूलों को जल्द शिक्षकों की जरूरत है। इस जरूरत को पूरी करने के लिए राज्य सरकार को भर्तियां करनी होंगी। विपक्षी पार्टियों ने या विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पे सवाल भी उठाए हैं। 461 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक अध्यापक या शिक्षक है। इस संख्या का 95% हिस्सा ग्रामीण है। ये चौंकाने वाला है। तो हम फिर से कहेंगे कि आज बात शिक्षा की, संस्कारों की। बेहतर है सरकारें गीता पढ़ाने पे सोच रही है, लेकिन डिमांड ये भी है, मांग ये भी है कि शिक्षकों के जो खाली पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि जो सरकार सोच रही है बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उसको ठीक से क्रियान्वित किया जा सके, उसको लागू किया जा सके। पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री का। हाँ, देखिए अब की बार जैसे हालांकि पहले से हमारा प्रयास रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि गीता के श्लोकों को हम पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, तो निश्चित तौर से हम जल्दी इस पे सारा काम पूरा करेंगे और इन श्लोकों को शामिल करेंगे। और निश्चित तौर से ये आदमी को हौसला देने वाले भी हैं, उसका उत्साह बढ़ाने वाले भी हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की बात कही, कर्म करने की बात कही, तो उससे एक प्रेरणा की भी बात है। जी, ये प्रेरणा की बात है। निश्चित तौर पे विजयपाल अहलुवालिया साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जितेंद्र चंदेलिया साहब कांग्रेस से, विजेंद्र रेणु साहब इंडियन नेशनल लोकदल से और शिक्षाविद प्रवीण शर्मा डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में ही। विजयपाल जी, पहला सवाल आपसे, जिस तरह शिक्षा मंत्री साहब ने अभी कहा कि प्रयास तो 2015 में ही शुरू हो गए थे, क्या वजह रही है कि लगातार टलता रहा? अब 2022 के सेशन से इसको शुरू करेंगे। क्या वही विषय जो हम आज बात करने या चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी की वजह से ये पहले नहीं हो पाया था, तो वो कमी तो अभी भी दिखाई दे रही है स्कूलों में? उसमें संस्कृत के जो विद्यार्थी थे उनका आपस में ही टकराव था। वो ही दो पार्टी अदालत में गई हुई थी
और अदालतों के अंदर फैसला लंबा जाने की वजह से सरकार ने उस भर्ती को विड्रा किया और दोबारा उस भर्ती को नवंबर में लेने करने का फैसला किया। आप 2015 वाली भर्ती की बात कर रहे हो? नहीं, जो अभी ये संस्कृत की टीचर्स की बात कर रहे थे, जो आप, हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपकी, जिसकी आपने चर्चा की। जी जी। तो अभी जो उसकी नवंबर में होनी थी, उसके अंदर भी कोर्ट की वजह से वो भर्ती नहीं हो सकी। वो भर्ती हम बहुत जल्दी करने वाले हैं जी। जहां तक शिक्षकों की कमी की बात है, वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी पूरी होगी। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बहुत शिक्षकों की भर्ती की भी है। जो जो डिमांड आती रहेगी उसकी भर्ती होगी। जहां तक गीता के श्लोक पाठ्यक्रम में जुड़ने का, ये सभी भारतवासियों का सौभाग्य है कि इस प्रकार की जो गीता के श्लोक पाठ्यक्रम में जुड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारा मन का विकास भी होगा, हमें एनर्जी भी मिलेगी और आने वाला समय अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने वाला समय होगा। नहीं, वो बात तो 2015 में भी शुरू हुई थी, उससे लेके अब तक इंतजार करते रहे, 7 साल तो हो गए। 2022 में अगर ये शुरू होगा तो सवाल फिर से वही आ जाता है कि आपकी ओर से घोषणा पहले भी की गई थी और निश्चित तौर पे गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने से कोई किसी को ऐतराज हो नहीं सकता। 1985-86 में रामायण भी पाठ्यक्रम में रही है, महाभारत भी पाठ्यक्रम में रहा है, उससे किसी को कोई आपत्ति मुझे नहीं लगता कोई होगी। लेकिन जब तक आपकी ओर से तैयारियां मुकम्मल नहीं होगी तब तक कैसे लोगों को यह जचेगा कि हाँ आप गीता को प्रॉपरली पढ़ा भी पाएंगे? आज शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि हम आने वाले सत्र में अपने पाठ्यक्रम में इसमें जोड़ रहे हैं और हमें विश्वास करना चाहिए कि आने वाले पाठ्यक्रम में गीता के श्लोकों का अध्ययन भी कराया जाएगा और गीता को पाठ्यक्रम में जोड़ा भी जाएगा। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और दे दूं। टीजीटी के इस समय 8,200 से ज्यादा पद हरियाणा में खाली पड़े हैं सर। इसी तरह अलग अलग पीजीटी के पद खाली पड़े हुए हैं, हेड टीचर के पद खाली पड़े हुए हैं। आप सबको भर पाएंगे? एक संस्कृत के अध्यापक स्कूलों में है ये माना जा सकता है, लेकिन उन्हीं अध्यापकों को फिर हिंदी भी पढ़ानी पड़ती है, फिर एक सेक्शन उसको 2 सेक्शन मिला के एक साथ पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे में क्वालिटी एजुकेशन की तो बात नहीं की जा सकती कम से कम सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि के शिक्षार्थियों की इतनी ज्यादा शिक्षकों की कमी है और निश्चित रूप से जो संस्कृत के अध्यापक हैं वो ये जो गीता के श्लोक जुड़ेंगे उसको नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक शिक्षकों की कमी है उसको बहुत जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। चंदेलिया साहब, कांग्रेस तो लगातार शिक्षकों की स्टाफ की कमी को लेकर आवाज उठाती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जल्दी पूरा कर लेंगे और ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, पाठ्यक्रम को लागू करने में भी और स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाने में भी। साहब, दुर्भाग्य की बात यह है कि दुविधा की स्थिति में रहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, डबल इंजन की या हरियाणा की सरकार। पहले बड़ा हास्यास्पद लगता है, पहले घोषणाएं कर देते हैं और अपना खाका तैयार नहीं करते, फिर बाद में अधूरी तैयारियों के साथ, अधूरी घोषणाओं के साथ ये जिस तरीके से कार्य करते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जहां तक गीता की बात है, गीता हमारी धार्मिक पुस्तक है और संस्कार, विचार और मनुष्यता को सर्जन करने का काम अगर कोई ग्रंथ करता है तो गीता करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह, अगर आलू वालिया जी से मैं आपके उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, एक शब्द, एक श्लोक अगर गीता का ही सुना दे तो नहीं। ये विषय तो ये है ना सर, विषय ये है कि क्या हमारे पास शिक्षकों की इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी गुंजाइश है कि हम कोई भी नया पाठ्यक्रम स्कूलों में शामिल कर सके, इसको लेकर चर्चा। जैसे कि स्थिति, हाँ जी, जितेंद्र चंदेलिया जी बोलिए। शिक्षा की है वो स्थिति, अगर जहां तक संस्कृत, देखिए गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। योगस कुरु कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजय सिद्धो सिद्धो संभूतवा समतम योग उच्यते। आप कितने श्लोक सुनना चाहेंगे? नहीं, ये विषय है ही नहीं। चंदेलिया साहब ने विषय को डाइवर्ट किया। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण शर्मा भी जुड़ चुकी हैं, शिक्षाविद है। मैं रेडू साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी से मैं बात करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप
शिक्षा में लगातार और काम पहले करती रही हैं, अपने पदों आपने को तो भर अपने लें। शिक्षकों के पदों को तो जो रिक्त पड़े हुए हैं, चाहे हेडमास्टर्स के पद हैं या टीचर्स। मैं आ रहा हूं जितेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। गीता को पाठ्यक्रम में लाने की बात 2015 से की जा रही है लगातार। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि गीता को पाठ्यक्रम में लाने से किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या इस समय हमारे स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इतना स्टाफ है पर्याप्त मात्रा में कि हम स्कूलों में कोई भी नया जो है पाठ्यक्रम में शामिल विषय कर सकते हैं? क्या गीता के लिए संस्कृत अध्यापकों की खास तौर पर जरूरतें रहेंगी? क्या उस तरीके से संस्कृत अध्यापक हमारे पास अवेलेबल है, उपलब्ध है इस वक्त? क्योंकि अगर संस्कृत के अध्यापक उपलब्ध भी हैं तो उनके साथ एक परेशानी यह भी है कि हिंदी के अध्यापक नहीं है, तो उनको फिर हिंदी की क्लासेस भी लेनी पड़ती है और फिर 2-2, 3-3 सेक्शनों को एक साथ मिला के पढ़ाना पड़ता है। ऐसे में अगर अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आवाज आ रही है डॉक्टर प्रवीण जी आपको? आवाज नहीं आ रही। नहीं, हेलो, अब आ रही है ना? हेलो, बोलिए डॉक्टर साहब जी। अब हम जो बात कर रहे हैं, दो मुद्दे आ रहे हैं। एक तरफ तो यह बात हो रही है कि क्या गीता के श्लोकों को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से शिक्षा में क्या सुधार होगा। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारे पास इसके लिए पर्याप्त शिक्षक हैं। तो रही बात की पर्याप्तता की, तो उसके लिए तो हम अध्यापकों को ट्रेंड कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहूंगी कि क्या गीता के श्लोकों को सम्मिलित किया जाने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं गीता के ज्ञान की और इस तरह के संस्कारों की विद्यार्थियों में बहुत आवश्यकता है कि बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए जाएं। डॉक्टर प्रवीण, उससे किसी ने इनकार किया ही नहीं है। डॉक्टर प्रवीण, उससे किसी ने इनकार किया ही नहीं है। गीता के श्लोकों को अगर पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। सवाल यह है जो विपक्ष की ओर से भी स्कूलों को लेके खड़ा किया जाता रहा है, वो ये सरकार की ओर से घोषणा 2015 से लगातार की जा रही है और कहा जा रहा है कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। क्या वजह रही कि अब तक शामिल नहीं कर पाए? अगर 2022 के सेशन में भी हम मान लेते हैं कि गीता को शामिल किया जाएगा पाठ्यक्रम में, तो क्या हमारे पास उस संख्या में पर्याप्त अध्यापक हैं? आप कह रहे हैं कि उनको ट्रेंड किया जा सकता है, तो ट्रेंड करने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? क्या हिंदी के अध्यापकों को ट्रेंड किया जाएगा? क्या जो संस्कृत के अध्यापक फिलहाल हिंदी की कक्षाएं भी ले रहे हैं 8वीं तक या 10वीं तक की क्लासेस की, क्या उन पे काम का बोझ और नहीं बढ़ेगा? ऐसे में जो क्वालिटी एजुकेशन की बात हम लोग करना चाह रहे हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता की बात हम जो करना चाह रहे हैं, हम उस विषय में आपसे आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये तो जाहिर है कि हमें और अध्यापकों की नियुक्ति तो करनी पड़ेगी, पर जैसे हम अतिरिक्त बोझ की बात कर रहे हैं, किसी प्रकार से जैसे जो हमारा टाइम टेबल है उसमें हम हिंदी अध्यापकों को कुछ इस तरीके से, जैसे कि हम कंबाइंड क्लासेस करके या हम असेंबली के माध्यम से बच्चों को हम, जैसे अगर दूसरे विषय के भी अध्यापक हैं, गीता का ज्ञान तकरीबन उसका एक सामान्य जो ज्ञान है वो सभी विषय के अध्यापकों को है, तो हम एक असेंबली के माध्यम से, यानी जैसे हम स्कूलों में असेंबली करते हैं मॉर्निंग में, उसमें हम एक जो हमारा हिंदी अध्यापक है या संस्कृत अध्यापक है, ये मैं मानती हूँ कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन उस असेंबली के माध्यम से सभी बातों वो तो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो पाएगा ना। असेंबली के माध्यम से तो अखबार भी पढ़वाए जाते हैं स्कूलों में, असेंबली के माध्यम से तो कई जो आज के विचार लिखवाए जाते हैं वो भी पढ़वाए जाते हैं स्कूलों में। वो पाठ्यक्रम का जो जिस तरह से एक कक्षाएं लगने वाली बात है ना, कि गीता को लेके अलग ही कक्षा लगेगी या हिंदी के या संस्कृत के जो है कक्षाओं में उनको पढ़ाया जाएगा एक दिन हफ्ते में या 2 दिन। जाहिर है कि नियुक्ति तो अध्यापकों की करनी पड़ेगी।
कुछ इस तरह की शायद समस्याएं रही होंगी कि जिससे कुछ कभी पॉलिटिकल, कभी दूसरे, या जैसे पेंडेमिक की वजह से कुछ नियुक्ति ना हो पाई होंगी, लेकिन कभी तो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि शायद सरकार इनकी नियुक्ति कर देगी। और लेकिन हमारे बालकों में जो सुधार है, ये संस्कारों की जो कमी है, ये तभी पूरी होगी जब इस तरह का जो सरकार ने ये स्टेप उठाने की सोची है, जब बालकों को ऐसे संस्कार दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह सुधार आएगा। लेकिन उसके लिए ये तो मानना है कि अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, रेणु साहब, परंतु नियुक्तियां की जानी चाहिए, और ये मानना है डॉक्टर प्रवीण का भी। हाँ जी, तो ये कहना चाहूंगा कि किसी भी राष्ट्र निर्माण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक होता है। किसी प्रदेश की, देश की शिक्षा उच्च स्तर की होगी, उसकी व्यवस्था उच्च स्तर की होगी, तो उस राष्ट्र का निर्माण भी उच्च स्तर का होता है। जैसे आपने आंकड़े दिए, लगभग 461 स्कूलों में एक अध्यापक है, और कल द ट्रिब्यून में मैंने लेख पढ़ा था, बहुत सारे स्कूलों में एक भी अध्यापक नहीं है। बच्चों को समय पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं, स्कूलों में सुविधाओं का टोटा है। जो मौजूदा शिक्षा का स्तर है वो हमारा काफी नीचे गया हुआ है। जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट में दिया था, हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का स्तर नीचे गया है। मैं तो कहता हूं कि पहले तो मौजूदा स्तर को अगर ये पूरा कर ले तो वो भी प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और जहां कहीं जिस प्रकार से कभी राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है, कभी गीता का मुद्दा उठाया जाता है, तो इसकी स्पष्ट बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पहले तो व्यवस्था पूरी है ही नहीं। 8,200 पीजीटी की अभी आपने बताई कि हरियाणा प्रदेश में कमी है। पीजीटी की कितनी कमी होगी, प्राइमरी टीचर की कितनी कमी होगी, अदर स्टाफ की कितनी कमी है। लाखों की संख्या में हरियाणा प्रदेश में एजुकेशन स्टाफ की कमी है, वो पूरी नहीं की जा रही है। कहां से अलग से संस्कृत अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान का संविधान एक सेक्युलर संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। प्रदेश में, देश में केवल हिंदू नहीं रहते हैं, हमें दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटीज का भी ख्याल रखना होगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल बनेगा मुद्दा ये कि क्यों, आखिर क्यों, गीता के श्लोक ही क्यों, ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है प्रदेश जी। और अगली बात एक बड़ी महत्वपूर्ण सामाजिक बात मैं करता हूँ। देखिए, हमारे ऋषि महात्माओं ने आश्रम बनाए, बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। बाल आश्रम जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शरीर का निर्माण करने के लिए होता है। गीता जैसे गूढ़ रहस्यों को यदि आप 5वीं और 6वीं कक्षा में लाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि निरर्थक बात, ये बड़े पुरुषों की बात है। बाल अवस्था में तो बच्चों को ग्रो होने दीजिए ना। आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का बर्डन ना हो, बच्चों के ऊपर जो पाठ्यक्रम का बोझ ना हो, बच्चों के ऊपर फिजिकल बोझ ना हो। दो बड़े सवाल हैं, दो बड़े सवाल रेणु साहब की ओर से। विजयपाल जी, दो बड़े सवाल है। एक वोटों के पोलराइजेशन की बात इन्होंने कही है कि आप कह रहे हैं कि, लेकिन हरियाणा में उस तरह की स्थिति है नहीं कि वोटों की पोलराइजेशन के लिए इस तरह के काम करने पड़े भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा, ये इन्होंने कहा है कि आवश्यकता क्या है, और अगर है तो सारे धर्म एक समान है। ये इन्होंने बड़ा सवाल उठाया है। मैं अपने भाई विजेंद्र रेड्डी जी को एक निवेदन करना चाहता हूं। शायद इन्होंने गीता पढ़ी नहीं। अगर गीता के एक भी श्लोक में, एक मिनट अभी रेड्डी जी सुनने की कोशिश करो, आपको जवाब मिलने का मौका मिलेगा। रेड्डी साहब सुनिए, आपने वोट को पोलराइजेशन करने की बात अपने लिए की है, अच्छी बात है, आपका फर्ज बनता है प्रवक्ता के नाते। लेकिन मेरी बात सुनिए ध्यान से, बहुत समय होगा, अब ये चलने वाला नहीं है आप लोगों की बात। गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, एक भी श्लोक में हिंदू शब्द नहीं है। गीता पूरे विश्व के अंदर आज मान्य हो रहा है। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी गीता स्थापित हो चुकी है। मॉरिशस के अंदर भी गीता का सम्मान हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाए जा रहे हैं, और आज आप वही लकीर के फकीर बने हुए हैं। आपको ज्ञान नहीं है, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप इसका ज्ञान ले लें। उसके बाद अगर आप ये बात कहेंगे तो मुझे आपकी बात ठीक लगेगी। आपने इस ऐसे विषय को, जिसकी एक
धर्मनिरपेक्षता जो इस देश के अंदर हिंदुत्व की वजह से है। गीता को पाठ्यक्रम में लागू करने को लेकर मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति हो सकती है, होनी भी चाहिए। लेकिन आलूवालिया साहब, मेरा एक सवाल है, विजयपाल जी, सवाल ये है, ठीक है, आप सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, विजयपाल जी सुन तो लीजिए, विजयपाल जी सिखाना है वो किस प्रकार से अपना रोजगार बनाएंगे, वो शिक्षा उनके लिए अति आवश्यक है। विजयपाल जी, उनके लिए अति आवश्यक है। बच्चे को अपना निर्माण करना है, भविष्य नहीं, वो तो स्किल एजुकेशन की बात तो सरकार कर ही रही है ना, लगातार यूनिवर्सिटी भी खोल रखी है। रेणु साहब सुनिए, विजयपाल जी सवाल ये है कि ठीक है, आप सरकारी स्कूलों में व्यवस्था भी बना देंगे, टीचर्स की भर्ती भी हो जाएगी, आपकी बात मान ली, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, जितने ये निजी स्कूल है और अपने आप में जो बड़े स्कूल माने जाते हैं, वहां तो संस्कृत को एक दोयम दर्जे का हम कह सकते हैं सब्जेक्ट मान के चला जाता है। उसको एक विषय ऐसा माना जाता है कि बस बच्चों को 5वीं तक किसी तरह पढ़ा दिया जाए या 8वीं तक पढ़ा दिया जाए, उसके बाद तो वहां मुझे नहीं लगता कि संस्कृत के 10वीं में या 12वीं में कोई बच्चे मिलते होंगे, चाहे वो आर्ट साइड में हो। तो वहां कैसे आप इसको प्रॉपरली लागू करवा पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। पहले तो मैं एक निवेदन करूं कि पूरी गीता को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाए, गीतों के कुछ श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा जी। और ये इतना बड़ा बर्डन नहीं है जितना बड़ा बर्डन है समझने के बाद। जब कुछ चीज ये अच्छी बात है, आपने इसका समझाने की कोशिश की, ये अच्छी बात है, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक इसको लेके बहुत ज्यादा सा कुछ विशेष तौर पे बताया भी नहीं गया। आपने शिक्षा मंत्री जी के बयान को ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा है कि गीता के श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। गीता पूरे हर व्यक्ति के, गीता डॉक्टर के लिए भी है, गीता पत्रकार के लिए भी, गीता राजनीतिक के लिए भी है, गीता का हर क्षेत्र के व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए। जिसको और गीता पढ़ने में से उसको जो ज्ञान मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, जिस प्रकार हमारे मोबाइल को चार्जर की आवश्यकता होती है अपने जीवन को चार्ज करने के लिए, मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा था। मैं प्राइवेट स्कूल की जहां तक देखो, बिल्कुल निश्चित आपने एक बात कही, मैं इसके अंदर कोई आप निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल को भी इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक डिप्रेशन वर्ड है, आज से 30-40 साल पहले डिप्रेशन वर्ड नहीं था, और ये डिप्रेशन से जो मृत्यु होती है, हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला गया, ये पहले शब्द नहीं थे। 1.5 मिनट मेरे पास बचा हुआ है। डॉक्टर प्रवीण आप कुछ कह रही थी, फिर मैं उसके बाद इसको एक 10 सेकंड में पूरा करो। बोलिए। रेडू जी बैठे हैं, पहले हमारे डिप्रेशन शब्द नहीं था। वास्तव में गीता पढ़ने से ये जो डिप्रेशन का शब्द है, जो बच्चों के अंदर डिप्रेशन आ रहा है, ये दूर हो जाएगा और निश्चित रूप से सबको इसका लाभ मिलेगा। जहां दबाज जी आपने कहा प्राइवेट स्कूलों की बात, वहां भी उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाएगी और गीता को, श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल करके इस जीवन को उन्नत किया जाएगा। जो भारत की आत्मा है उसको, अपनी संस्कृति को जीवित करने के लिए। डॉक्टर प्रवीण जी, मेरा ये मानना है कि हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे कि प्राइवेट स्कूल में क्या हालत है और सरकारी स्कूलों में क्या है। बात यह है कि सभी वर्ग के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो सामान्य श्लोक हैं, हम पूरी गीता को ना शामिल करें, जो सामान्य श्लोक हैं जिनका इम्प्लीकेशन एक यूनिवर्सल है उसके लिए है, उनको हम शामिल करें और बच्चों में ये ज्ञान जो है निश्चित तौर से उनका भविष्य बनाने में कारगर सिद्ध होगा। जी चंदेलिया साहब, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। डबा साहब, अच्छी बात है कि हमारी जो धार्मिक पुस्तक है, हमारी जो ग्रंथ है गीता, जो व्यक्ति के गुणों को सर्जन करती है, उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ में जो एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा महाग्रंथ है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। जितनी जाति देश के अंदर है, जितनी जातियां हैं, धर्म है, पंथ है, ग्रंथ है, उन सबको एक सूत्र में जिसने प्रोया है उसको कहते हैं भारत का संविधान। उस महाग्रंथ को भी पाठ्यक्रम में लागू करने की हिम्मत करे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और डबल इंजन की ये सरकार। हम चाहते हैं कि देश के बच्चों को पता लगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं,
हमारे फंडामेंटल राइट वो तो पढ़ाई कहाँ पर है, जाता है, क्या लिखे हुए पढ़ाई हैं। जाती तो है। संविधान को भी ये लागू पढ़ाए करें, जाते हैं, संविधान को भी ये लागू होगी करें। आपने उसके भी, साथ वो साथ अगर हिम्मत लागू है, आपकी जानकारी। अगर हिम्मत है डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर, अरे तो सर्वधर्म डबल इंजन समभाव की सरकार और तो 30 सर्वधर्म साल हो निरपेक्षता, रहेगी। आपको सर्वधर्म अभी ये डबल समभाव, इंजन का शब्द सर्वधर्म याद रखना समभाव, जी चाहिए। जी, सर्वधर्म भारतीय जनता पार्टी इन्हीं का शब्दों कहना को है ज्यादा कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, इससे शिक्षा और संस्कार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष का कहना है कि संविधान को कम से भी कम पढ़ाएं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो स्टाफ की कमी है उसे पहले पूरा कर लिया जाए। शिक्षाविदों का भी यही इसी तरह का मानना है कि लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्टाफ का और जो दूसरा व्यवस्थाएं है उसको पहले पूरा कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।